दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये बात है लगभग 1988 की। 1988 में जो देवीलाल जी थे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं और एक व्यापारी नेता हुआ करते लक्ष्मी चंद गुप्ता जी। हालाँकि लक्ष्मी चंद गुप्ता जी की और मेरी एक बार किसी मामले में कहा-सुनी भी हो गई थी, लेकिन वो किस्सा फिर कभी सुनाऊँगा, कोई मौका आएगा तो। तो उस टाइम में जो देवीलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते तो लक्ष्मी चंद गुप्ता जी, हालाँकि वो आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा संपन्न नहीं हुआ करते, लेकिन व्यापारियों के अंदर उनका इतना ज़्यादा मान-सम्मान था कि एक हरियाणा व्यापार संघ हुआ करता, उसके वो अध्यक्ष हुआ करते और हरियाणा के जितने भी व्यापारी हुआ करते, वो दिल से उनको अपना अध्यक्ष माना करते और किसी को भी कोई भी समस्या हुआ करती, तो वो उनके पास जाया करते और वो उनका समाधान करवा दिया करते। तो एक बार व्यापारियों की कोई माँग थी, तो लक्ष्मी चंद गुप्ता जी गए प्रशासन के पास। तो प्रशासन ने यानी डीसी ने वो मना कर दिया कि जी ये काम तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी चंद गुप्ता जी ने कि जी हम सीएम साहब के पास जाएँगे। बोले जी आप कहीं जाओ, ये काम तो हो ही नहीं सकता। ये काम नहीं होगा। चलिए लक्ष्मी चंद गुप्ता जी कुछ व्यापारियों को लेके ना चंडीगढ़ पहुँच गए। देवीलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। तो चौधरी देवीलाल जी के ऑफ़िस के सामने जाके उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए लक्ष्मी चंद गुप्ता जी ने, और साथ में उनके साथ व्यापारी थे। और खूब ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाने शुरू कर दिए, देवीलाल मुर्दाबाद, देवीलाल मुर्दाबाद। तो जो देवीलाल जी ऑफ़िस में थे, उन्होंने देखा कि ये शोर किस चीज़ का हो रहा है। तो उन्होंने अपने पीए को भेजा कि देखो कौन नारे लगा रहा है। तो उन्होंने कहा जी लक्ष्मी चंद गुप्ता जी हैं और वो आपके खिलाफ नारे लगाने लग रहे हैं। बोले हाँ, मैं जानता हूँ, जाओ उनको पानी-पूनी भिजवा दो। तो उन्होंने पानी-पूनी भिजवाया उनके साथ, सामने के जी सीएम साहब ने भिजवाया। वो तो लक्ष्मी चंद गुप्ता जी थे, वो भी पूरे अकड़ थे, वो बोले हम पानी-पूनी नहीं पीते, हम उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनको बोलो हम व्यापारी यार वो हमसे टकराएँगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, देवीलाल की ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं है, उन्होंने पानी भिजवाया, पानी तो पी लीजिए। खैर चलिए उन्होंने पानी पी लिया। जो लक्ष्मी चंद गुप्ता जी थे और उनके साथ जो व्यापारी आए हुए थे, और वो फिर नारे लगाने लग गए। तो उन्होंने 1 डेढ़ घंटा नारे लगाए होंगे दोस्तों, 2 घंटे लगाए होंगे मैक्सिमम। तो उसके बाद वो चुप हो गए। जितने भी व्यापारी थे, लक्ष्मी चंद गुप्ता जी नारे लगाने बंद कर दिए। तो जो देवीलाल जी ने देखा कि नारे लगने तो बंद हो गए। उन्होंने पीओ को फिर भेजा। क्या हुआ भाई, नारे लगने बंद क्यों हो गए? हालाँकि जो देवीलाल जी के ही खिलाफ नारे लगने लग रहे थे, और वो देवीलाल जी ही पूछ रहे थे कि क्या हुआ, नारे लग रहे थे, बंद क्यों हो गए? तो उन्होंने वो कहा जाओ पता करो कि नारे लगने बंद क्यों हो गए? तो उन्होंने जाके पूछा उनसे कि जी सीएम साहब पूछ रहे हैं नारे लगने बंद क्यों हो गए? बोले थक गए और 2 घंटे हो लिए हमें नारे लगाते-लगाते, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसके बाद एनर्जी आएगी फिर नारे लगाने शुरू कर देंगे। तो उन्होंने पीए ने जाके कहा कि जी वो ये कह रहे हैं कि थक गए। बोला अच्छा लक्ष्मी चंद गुप्ता जी को बुला के लाओ। वो बुला के लाए देवीलाल जी के सामने। देवीलाल जी ने आते पूछा क्यों सेठ जी? लाला जी थक क्या हुआ, थक गए? बोला थक गए, थोड़ी देर बाद आपके खिलाफ फिर नारे लगाएँगे। बोला अरे, अरे! ये तो बड़ी गलती हुई, आपकी तो एनर्जी खत्म हो गई, चलो मैं चाय पिलाता हूँ आपको। तो देवीलाल जी ने उनके लिए, लक्ष्मी चंद गुप्ता जी के लिए चाय का अरेंजमेंट किया और समोसे का अरेंजमेंट किया, और जितने भी व्यापारी थे, सबके लिए चाय और समोसे का अरेंजमेंट किया। तो लक्ष्मी चंद गुप्ता जी बोले कि जी आप चाय पिला रहे हो, समोसे खिला रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपके खिलाफ नारे नहीं लगाऊँगा। तो मैंने कहा, तो जो देवीलाल जी ने कहा कि मैंने कब मना किया है आपको कि आप नारे मत लगाओ। नारे लगाओ, मैं तो थोड़ा ये था वो एनर्जी डाउन होगी होगी। अब तुम कैसे ज़ोर से नारे लगाओगे, कुछ खाओगे, पियोगे तभी तो मेरे खिलाफ नारे लगाओगे, तभी तो शरीर के अंदर, आवाज़ के अंदर ताकत आएगी ना। बोले हाँ, ये तो ठीक है। बोला ठीक है, चाय-चुय पियो और समोसे खाओ, फिर लगा लेना नारे मेरे खिलाफ, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूँ। कोई एक्शन नहीं ले रहा और कुछ नहीं, नारे लगाओ, मुझे भी मज़ा आ रहा है, कहो तो मैं भी थोड़ी देर में बैठ जाऊँ तुम्हारे बीच में नारे लगाने में। खैर चलिए, तो दोस्तों ये हकीकत है। तो चाय-चुय पी उन्होंने और वो समोसे-वमोसे खाए, थोड़ी एनर्जी आई, फिर लगाने लगे। देवीलाल जी सुनते रहे नारे, देवीलाल मुर्दाबाद, देवीलाल मुर्दाबाद। देवीलाल जी ने कुछ नहीं कहा। तो जब वो घंटे 2 घंटे या जितनी देर भी उन्होंने नारे लगाने थे, वो उन्होंने फिर बंद हो गया, और फिर उन्होंने देखा वो ऑफ़िस का टाइम हो गया, चलो अब तो देवीलाल जी नहीं सुनते, तो अब करें क्या, हम तो नारे ही लगा सकते हैं अपनी माँगों के लिए। तो जब वो चुप हो गए, तो देवीलाल जी ने फिर कहा, "क्या हुआ? चुप क्यों हो गए?" तो उन्होंने पीए फिर भेजा, वो बोले, "जी, वो तो जाने की तैयारी कर रहे हैं।" बोला, "अच्छा लक्ष्मी चंद गुप्ता जी को बुलाओ।" वो लक्ष्मी चंद गुप्ता जी को फिर बुलाया, बोले, "क्या हुआ सेठ जी?" बोला, "आप तो सुन नहीं रहे हमारी, हम नारे कितनी देर तक लगाते रहे, हम थक गए, हम अपने वापस जा रहे।" बोले, "तुम पहले ये बताओ नारे लगा क्यों रहे थे?" बोले, "जी, हमारी माँग थी कुछ।" बोले, "क्या माँग थी तुम्हारी? दिखाओ।" देवीलाल जी ने उनकी वो देखी माँग पत्र, जो उनका जो भी था, कोई थी उनकी डिमांड। देवीलाल जी बोले, "ये तो जायज़ बात है तुम्हारी,
तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? बोले जी हम प्रशासन के पास गए थे, डीसी के पास गए थे, उन्होंने मना कर दिया। बोले हरियाणा का मुख्यमंत्री मैं हूँ या वो जो डीसी है वो है मुख्यमंत्री? ये कर पास तो मैंने करना है, इसमें तो कोई नाजायज़ बात नहीं है तुम्हारी। उन्होंने उसी टाइम वो देवीलाल जी ने वो जो उनकी माँग थी वो पूरी कर दी। तो और नारे भी सुने सारा दिन और फिर लास्ट में जबकि चौधरी देवीलाल जी को पता ही नहीं था क्यों नारे लगाने लग रहे हैं और फिर उन्होंने देखा ये इसलिए नारे लगाने लग रहे थे तो उन्होंने वो कर दी माँग पूरी और वो खुश हो गए ना आगे। तो दोस्तों ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, क्या इसकी वजह है ये मैं आपको बताऊँगा थोड़ी ही देर में। बस दोस्तों तब तक आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं बस अभी गया और अभी आया दोस्तों बस सिर्फ़ 5 सेकंड के अंदर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये बात है 23 सितंबर 1978 की। श्रीमती इंदिरा गांधी जी चिंतित थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। क्यों? क्योंकि वो जब उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की उसके बाद जनता में इतनी नाराज़गी थी कि 1978 में जब चुनाव हुए तो वो सत्ता से बेदखल हो चुकी थी। तो उस टाइम में वो सत्ता से बाहर थी, तो वो इतनी ज़्यादा चिंता कर रही थी कि ये हुआ क्या? कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके ना कांग्रेस का ही राज हुआ था और वही पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस और वो भी इंदिरा गांधी के टाइम में सत्ता से बाहर हो गई। तो इतनी ज़्यादा चिंता करने लग रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी कि क्या करें, कैसे सत्ता वापसी हो? तो वो ये सोच रही थी तभी उनके माइंड में पता नहीं क्या आया कि अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आई और वो जैसे भी जिस भी कंडीशन में बैठी थी ना उसी कंडीशन में वो उठ के चल पड़ी। और गाड़ी निकलवाई उन्होंने और उनके पैरों में थी हवाई चप्पल उस टाइम। तो उन्होंने अपनी वो हवाई चप्पल भी बदलने का वो नहीं मिला टाइम, मतलब दिल में ये ख़्याल नहीं आया कि कम से कम चप्पल तो चेंज कर ले और उसी टाइम वो चल पड़ी क्योंकि उनके दिल में एक उत्साह उत्पन्न हो चुका था कि उनको ये रास्ता दिखाई दे गया था कि उनकी सत्ता में वापसी का क्या तरीका है, पहला कौन-सा चरण है। तो दोस्तों वो वहाँ से चली और दोपहर भी नहीं हुई थी, उससे पहले-पहले वो अहिरवाल में रामपुरा हाउस में पहुँच गई। रामपुरा हाउस दोस्तों अहिरवाल के राज परिवार का राजनीतिक निवास है, यानी हवेली है वो अहिरवाल के नेता की, राव वीरेंद्र जी की। तो वो राव वीरेंद्र जी के पास आई और राव वीरेंद्र जी के पास बैठी रही वो शाम तक और राव वीरेंद्र जी के अकेले में बात करती रही, शाम तक बात करती रही, उनको मनाती रही, उनके सामने रिक्वेस्ट करती रही राव वीरेंद्र जी के सामने। और उस टाइम राव वीरेंद्र जी विशाल हरियाणा पार्टी के प्रमुख हुआ करते, कर्ता-धर्ता हुआ करते और वो उनको शाम तक किसी तरह मनाती रही और मनाने में वो होगी सक्सेस और उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी का जो विलय है वो कांग्रेस में करवा लिया और उसको एक तरह से अपनी जीत मान के ने और वो जाने लगी। तो दोस्तों सवाल ये उत्पन्न होता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो कभी अमेरिका के सामने नहीं झुकी और जिसने बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के बांग्लादेश अलग से बनवा दिया और अमेरिका को वापस उसका 7वां बेड़ा था वो वापस करवाने पर मजबूर कर दिया और वो इतनी मतलब फेड अप हो चुकी थी, इतनी निराश हो चुकी थी कि चप्पल बदलने तक का उसके पास टाइम नहीं आया और हवाई चप्पलों में ही राव वीरेंद्र जी के उसमें आई, वो घर पे आई, रामपुरा हाउस में आई और शाम तक बैठी रही। तो ये लगा लीजिए कि जब इतनी कद्दावर नेता एक आयरन लेडी के नाम से जिनको जाना जाता है, जो ये कहा करते लोग कि इंडिया इज़ इंदिरा इन इंडी एंड इंदिरा इज़ इंडिया, इन इतनी पावरफुल औरत थी और वो राव वीरेंद्र जी के घर बैठी रही, चप्पलों में आके ना बैठी रही। तो दोस्तों अब सवाल ये था कि इतने ताकतवर कैसे थे राव वीरेंद्र जी? तो राव वीरेंद्र जी अहिरवाल के यानी दक्षिणी हरियाणा के सबसे मजबूत नेता और राज परिवार से आने वाले नेता हुआ करते और उन्होंने लगभग 1968 की बात है कि 1968 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को हरियाणा से सत्ता से बाहर कर दिया था और चैलेंज दे के इंदिरा गांधी जी को और ये कह दिया था कि मैं तुम्हारी पार्टी को हरा दूँगा, तुम्हें सत्ता से बाहर कर दूँगा हरियाणा से और वास्तव में करके दिखाया और विशाल हरियाणा पार्टी का निर्माण किया, उसके अध्यक्ष बने वो और मुख्यमंत्री बने। वो 9 महीने तक मुख्यमंत्री रहे और वो भी चैलेंज देकर उसी इंदिरा गांधी को जो कभी अमेरिका के सामने नहीं झुकी। तो कल्पना कीजिए राव वीरेंद्र जी कितने बड़े नेता होंगे, कितने पॉपुलर नेता होंगे, उस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए दोस्तों आप। खैर विशाल हरियाणा पार्टी के बारे में और वो जो 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने के उसका मैं पूरा किस्सा फिर कभी जब टाइम आएगा तो सुनाऊँगा। लेकिन दोस्तों
ये तो राव वीरेंद्र जी की ताकत का वो था और उनकी लोकप्रियता का आलम था कि इंदिरा गांधी जी को भी उनके खुद चल के आना पड़ा उनके रामपुरा हाउस में। अब बात करते हैं दोस्तों राव वीरेंद्र जी के लड़के राव इंद्रजीत जी की। तो मैं कल परसों दोस्तों एक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखने लग रहा था, क्योंकि यहाँ मैं लंदन में हूँ तो ज़्यादा वो तो मैं नहीं कर पाता, पता नहीं कर पाता, ग्राउंड ज़ीरो पे जा नहीं पाता, तो मीडिया से अपनी वो रिपोर्ट बनाता हूँ। तो मैं मीडिया रिपोर्ट्स देखने लग रहा था, तो एक मैंने वीडियो देखा, उसमें राव इंद्रजीत जी ये कहने लग रहे थे कि मैंने काम तो बहुत किया बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी ने कभी मुझे इनाम नहीं दिया। दोस्तों ये सुन के ना मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे ये याद आया कि राव इंद्रजीत जी क्या उन्हीं राव वीरेंद्र जी के लड़के हैं कि जो इंदिरा गांधी उसको इतना होश नहीं रहा कि वो अपनी चप्पल भी बदल ले और दौड़ी-दौड़ी राव वीरेंद्र जी के पास आई और शाम तक बैठी रही। और उन्हीं राव वीरेंद्र जी के लड़के राव इंद्रजीत जी ये कहने लग रहे हैं कि मुझे इनाम नहीं मिला। तो पहले तो दोस्तों मैंने सोचा कि शायद वो राव वीरेंद्र जी कोई और होंगे, क्योंकि उनका लड़का इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। तो मैंने दोबारा से स्टडी किया कि शायद वो राव वीरेंद्र जी और होंगे और राव इंद्रजीत जी के पिताजी कुछ कोई और होंगे। तो मैंने देखा कि ये तो वास्तव में वही राव वीरेंद्र जी और उन्हीं के लड़के राव इंद्रजीत जी हैं। तो फिर मैंने देखा कि राव इंद्रजीत जी ये कहने लग रहे हैं कि मुझे इनाम चाहिए, मुझे इनाम नहीं मिला। इनाम तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि जब कोई बारात में बैंड बाजे वाले होते हैं, जब वो बारात चली जाती है, सारा काम निपटा देते हैं, तब वो इनाम माँगते हैं। तो क्या इस सत्र पर आ गए राव इंद्रजीत जी की उनको इनाम की ज़रूरत है? एक इतना कद्दावर नेता और इतना मजबूत राव नर न उसके राव वीरेंद्र जी के लड़के और वो ये कहने लग रहे हैं कि मुझे इनाम चाहिए, तो आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? तो इसके लिए दोस्तों जब मैंने सारा दोबारा से अवलोकन किया, तो इसके लिए मैं खुद राव इंद्रजीत जी को ही ज़िम्मेदार मानता हूँ। क्यों ज़िम्मेदार मानता हूँ? मैं थोड़ा-सा वो डिस्कशन करूँगा और ये मेरा अपना विश्लेषण है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं आपके सामने वो करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों राव इंद्रजीत जी थे कांग्रेस में, क्योंकि राव वीरेंद्र जी थे वो एक थोड़े टाइम के लिए उन्होंने अपनी विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी, फिर वापस वो आ गए थे और वो इतने ज़्यादा वो थे कि इंदिरा गांधी जी के नज़दीक थे। और जब हरियाणा अलग हुआ, तो पहले मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी जी राव वीरेंद्र जी को बनाना चाह रही थी, लेकिन शमशेर वो आया करते पहले मुख्य पंडित भगवत दयाल शर्मा, सॉरी, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नज़दीकी वो आया करते। तो इस कारण से वो भगवत दयाल शर्मा जी वो बन गए पहले मुख्यमंत्री और राव वीरेंद्र जी नहीं बन पाए। खैर चल क्यों? क्योंकि उस टाइम वो विधायक भी नहीं थे। खैर कोई बात नहीं, वो तीसरे मुख्यमंत्री बन गए थे। तो दोस्तों राव इंद्रजीत जी हैं, वो कांग्रेस में थे उसी टाइम से लेके, यानी उन्होंने अपनी शुरुआत भी कांग्रेस से ही की थी और जितने इलेक्शन थे वो भी कांग्रेस में ही लड़े थे और जीते थे। और उसके बाद जब ये 2005 के अंदर कांग्रेस आई हरियाणा के अंदर, तो राव इंद्रजीत जी का मैं ये समझ नहीं पाया कि उन्होंने अपना दावा इतनी मजबूती के साथ क्यों नहीं पेश किया कि पूरे दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता होने होने के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बना दिया गया। और अगर बात करें भजन लाल जी की, तो भजन लाल जी ने भी अपने तेवर दिखाए थे, अपनी अलग पार्टी बनाई थी, कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करवाया, बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एक अलग मैटर है। लेकिन राव इंद्रजीत जी वो भजन लाल, मैं मानता हूँ कि भजन लाल जी से भी ज़्यादा मजबूत नेता थे। क्यों? क्योंकि जो भजन लाल जी ने तो अपनी राजनीतिक विरासत तो उनके पास कोई थी नहीं, खुद से ही हासिल की थी। और जबकि राव इंद्रजीत जी तो राव वीरेंद्र जी के लड़के थे, विरासत में मिली थी, राज परिवार से थे। और वो पता नहीं कैसे चुप रह गए, किस कारण से चुप रह गए, किस नीति के तहत चुप हो गए, या उनके अंदर विरोध करने का कोई मादा ही नहीं था, ये समझ में नहीं आया। तो मुख्यमंत्री जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, तो 2005 से लेके 2010 तक उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया राव इंद्रजीत जी का, और उस चीज़ का उन्होंने विरोध भी नहीं किया, कर या नहीं कर पाए, या फिर उनको इतना ज़्यादा महत्व दिया ही नहीं गया। और वो एक बार जब दोबारा उनके पास किसी काम के लिए गए, तो राव इंद्रजीत जी के सामने ही भूपेंद्र हुड्डा जी ने, या जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पीए को बुला के कार्य कहा है कि ये राव इंद्रजीत जी की लिस्ट है काम करने की, अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं करना, मैं कहूँगा क्या करना है और कितना करना है। यानी खुद राव इंद्रजीत जी के सामने उनके दी हुई लिस्ट को नकारना,
इसका तात्पर्य ये था कि भूपेंद्र हुड्डा जी की नज़रों में भी राव इंद्रजीत जी की किसी तरह की कोई वैल्यू नहीं रही थी। तो इसी को देखते हुए उन्होंने 2014 में यानी राव इंद्रजीत जी ने बीजेपी में जाने का मन बनाया कि यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, हो सकता है, और मुख्यमंत्री बनने की उनकी इतनी ज़्यादा वो थी ललक कि मुख्यमंत्री मैं बनूँ, तो उन्होंने सोचा आगे बीजेपी में चला जाऊँगा तो मेरे से ज़्यादा कद्दावर कोई नेता है नहीं दक्षिण भारत के अंदर, और बीजेपी ने कभी कोई सत्ता प्राप्ति तक की इतनी ज़्यादा सीट हासिल नहीं की। तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली बगैर इस चीज़ को देखे कि बीजेपी का इतिहास क्या है, नरेंद्र मोदी जी का इतिहास क्या है। कम से कम ऐसे नेता को जिसका जन्म ही राजनीति में राजनीतिक परिवार में हुआ, एक कद्दावर नेता के उसमें हुआ, उनको तो कम से कम इतिहास पढ़ लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था कि वो जिस बीजेपी में जाने आने वाला इतिहास उसका क्या रहेगा। आने वाला उस टाइम क्लियर हो गया था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनको नरेंद्र मोदी जी के सारे वो इतिहास पढ़ लेना चाहिए था, उनके क्या-क्या फैसले थे, क्या-क्या वो था, उनकी इंक्वायरी कर लेना चाहिए था, और कम से कम संजय जोशी केस को स्टडी कर लेना चाहिए था, शंकर बघेला के केस को स्टडी कर लेना चाहिए था, केशुभाई पटेल के मामले को वो कर लेना स्टडी कर लेना चाहिए था। उसके बावजूद इन्हीं को भी छोड़िए, आप लाल कृष्ण आडवाणी जी के उसको स्टडी कर लेना चाहिए था। ख़ैर चलिए कोई बात नहीं, तो ये सोच के कि यहाँ मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगा, बीजेपी जॉइन कर ली। लेकिन बीजेपी जैसा उनके साथ कांग्रेस में हुआ, ऐसा ही बीजेपी में भी हुआ, और बीजेपी में एक ताकतवर, ये हर पार्टी का हुआ कि ताकतवर नेता को कोई भी सहन नहीं करता और हमेशा उसके पर कतरने की कोशिश करता है। तो जब कांग्रेस में उनके साथ हुआ था, तो उन्होंने जानते पूछते हुए भी अपने पर कैसे कतरवाने की कोशिश की, या फिर उनके अंदर आवाज़ उठाने की वो नहीं थी, या फिर उनको एक केंद्रीय मंत्री मिल गया था, तो क्या सिर्फ़ मुख्यमंत्री के से बड़ा उन्होंने केंद्रीय पद समझा, मंत्री का पद समझा? क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि आने वाले टाइम में जैसे वो अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने लग रहे हैं, उनकी विरासत को भी उनकी लड़की आगे बढ़ाएगी, और उन्हें भी एक मजबूत प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है, उन्हें भी उतना ही ज़्यादा कद्दावर नेता बनना है जितना राव इंद्रजीत जी हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्यों और कैसे इस चीज़ को भी इग्नोर किया, और एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके ने, और वो अपनी लड़की को भी टिकट नहीं दिलवा पाए, और उसके बाद अगर विकास कार्यों ही करे तो 5 साल तक विकास कार्य कोई भी उसमें नहीं हुए। तो उन्होंने अ, अगली बार जब 2019 में इलेक्शन हुए, तो उन्होंने जब ये सोचा है कि अब मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और मुख्यमंत्री चेंज किया जाएगा, तब भी उन्होंने अपना दावा इतनी मजबूती के साथ पेश करना चाहिए था कि मुख्यमंत्री बनाने पे मजबूर हो जाए बीजेपी सरकार। लेकिन उसके बावजूद उनको इग्नोर करके नायब सैनी जी, जिनकी कहीं कोई राजनीतिक वो नहीं थी, पॉपुलैरिटी नहीं थी, कहीं कोई नेता नहीं थे, उनका कोई आधार नहीं था, जनाधार नहीं था, और वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तब भी उन्होंने न तो अलग स पार्टी बनाई अपनी, न बीजेपी छोड़ने का और किया, न उन्होंने किसी तरह का कोई विरोध जताया, और उसके बावजूद भी जब नायब सिंह सैनी जी उनके एरिया में गए, तो उन्होंने जब ये शिकायत की कि पिछले मुख्यमंत्री ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो उन्हीं नायब सैनी जी ने उनको करारा जवाब दिया कि हम किसी एक परिवार की पार्टी, बीजेपी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उन्हीं के मुँह के ऊपर स्टेज पे ही उनकी इंसल्ट की, उसके बावजूद वो बीजेपी के अंदर बने रहे। और जब उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करवाने की कोशिश की, जब उन्होंने डिनर डिप्लोमेसी का वो करने की कोशिश की, तो उसका भी करारा जवाब उनको दिया गया, और जो उनकी डिनर पार्टी में गए थे, उनको जाके ना हाज़िरी लगानी पड़ी नायब सैनी के पास, और माफ़ी माँगनी पड़ी नायब सैनी जी के पास। और उसके बावजूद राव इंदरजीत जी को सफाई देनी पड़ी कि ये तो सिर्फ़ घर गृह प्रवेश की वो था, यानी उसके ऊपर भी उन्हें झुकना पड़ा। और उसके बाद जब आरती राव जी ने पब्लिक के बीच में ये कहा कि तीसरी बार बीजेपी को भी नहीं लग रहा था कि हमारी सरकार आएगी, तो हमने, यानी आरती राव जी ने खुद ये कहा, हमने, यानी आरती राव जी ने सरकार बनवाई, आरती राव जी या राव इंदरजीत जी की वजह से सरकार बनाई। तो उसका भी बीजेपी सरकार ने, नायब सैनी जी ने जब करारा जवाब दिया, तो उससे भी उनको वापस पलटना पड़ा, वापस हटना पड़ा। तो ये हालत दोस्तों राव इंदरजीत जी की, आखिर क्यों आखिर क्यों इतना कद उन्होंने अपना खुद का ही कद क्यों घटवा लिया? कैसे घटवा लिया? और जो राव वीरेंद्र जी हुआ करते, जो जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जिससे दुनिया डरा करती, वो नंगे पैर यानी हवाई चप्पलों में उनके घर आके ने उनको रिक्वेस्ट करके मनाने लगे, और उन्हीं के लड़के राव इंदरजीत जी अब ये मतलब पार्ट जब भी मुँह से कुछ भी आवाज़ निकालते हैं, तो पार्टी करारा जवाब देती है, और वो सिवाय मन महसूस के रहने के, चुप रहने के, अपनी बेइज़्ज़ती करवा के रहने के कुछ भी नहीं कर पाते।
तो आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों दोस्तों? ये समझ में नहीं आता। आखिर ऐसी कौन-सी कमज़ोरी है कि जो बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, जो हरियाणा के जो सुप्रीमो हैं या फिर सुपर सीएम या जो भी हो, उनको ऐसी कौन-सी कमज़ोरी पकड़ में आ गई? तो मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी जो वीडियो की शुरुआत में जो देवीलाल जी का वो बताया था, अब उसका डिस्कस करते हैं। चौधरी देवीलाल जी अपने दुश्मनों के भी काम किया करते। सो ये देखिए, जब लक्ष्मी चंद गुप्ता जी उन्हीं के खिलाफ नारे लगाने लग रहे थे और व्यापारियों की मांग को लेकर हालांकि प्रशासन ने टरका दिया था, लेकिन देवीलाल जी को पता ही नहीं था कि इनकी मांग क्या है। और फिर भी उन्होंने मत पहले ये सोच के कि आगे होंगे, चलो विरोध कर रहे होंगे, उनको चाय पिलाई, उनको इज्जत दी, उनको मान सम्मान दिया और अपने ऑफिस में बैठाया। और जब वो थक हार गए तो उनकी मांगों को सुना और उनकी मांगों को पूरा किया। तो ये बताइए, जब उनके विरोध नारे लगाने वालों का भी इतना मान सम्मान करते थे। और एक आज राव इंद्रजीत जी, एक छोटा-सा उदाहरण बताता हूँ दोस्तों, एक भगवानपुर के अंदर एक पंचायत की ज़मीन थी। वो ऑडियो टेप सुन लेना आप, राव इंद्रजीत जी ने खुद ये कहा था कि मुझे ज़मीन दे दो, मैं 200 बेड का हॉस्पिटल बनवा दूँगा। और उनके भरोसे के ऊपर जैसे भगवानपुर की पंचायत ने उनको ज़मीन दी, तुरंत मुकर गए और हॉस्पिटल बनवाने से मनाही कर कर गए वो। तो एक तो चौधरी देवीलाल जी थे कि जब जो दुश्मन को भी चाय पिलाया करते, जनता को अपने बच्चों की तरह समझाया करते और प्यार से लोग उनको ताऊ कहा करते, यानी अपने पिता का बड़ा भाई कहा करते। और उसी जनमानस में उनके प्रति इज्जत थी, तो लोगों ने ओम प्रकाश चौटाला जी को भी वही मान सम्मान दिया और उनको सत्ता सौंपी। अब वो उसकी बरकरार रख पाए या नहीं रख पाए, चौधरी देवीलाल जी की इज्जत को बरकरार रख पाए या नहीं कर पाए, ये अलग मामला है। उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी का क्या रहा क्या नहीं, ये भी एक अलग मामला है, लेकिन बात चौधरी देवीलाल जी की थी। और यहाँ राव इंद्रजीत जी जो खुद वायदा करते हैं, ज़मीन माँगते हैं, लोग उन पे भरोसा करते हैं और जब वायदे को दिलाने के लिए कहाँ, तो अब ये कल दोनों का तुलना करिए दोस्तों। जब चौधरी देवीलाल जी के खिलाफ लक्ष्मी चंद गुप्ता जी नारे लगाने लग रहे थे, तो वो अपने पास बैठाकर प्यार से चाय पिलाने लग रहे थे। और जब यही भगवानपुर और रामपुर की पंचायत के लोग उनको अपना वायदा दिलाने के लिए रामपुरा हाउस गए, राव इंद्रजीत जी से मिलने गए, तो उन्होंने पुलिस से पिटवा दिया। और फिर ये उम्मीद करते हैं कि का जो कद है उनके बाद जो वीरेंद्र सिंह जी का है वो उन्हीं का होगा और जो उन्हीं का होगा उनकी बेटी आरती राव जी का होगा। पता नहीं कैसे क्या। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों जो जैसा कर्म करता है ना, उसी हिसाब से शायद उसको फल की प्राप्ति भी होती होगी। नहीं तो आप उस स्थिति की तुलना करिए, राव वीरेंद्र जी की तुलना करिए और आज राव इंद्रजीत जी के उस बयान को देखिए जिसमें वो ये कहने लग रहे हैं कि मुझे इनाम नहीं मिला। या अब क्या इससे दोस्तों, इससे ज़्यादा कहने का ऐसा राजनीतिक, मैं तो इसको राजनीतिक पता नहीं समझूँगा कि कितना कद्दावर नेता आज भी जनता जिसका इज़्ज़त करती है, जिसका मान-सम्मान करती है और उनके कहने से आज भी वोट डालती है और वो इतने मजबूर हो चुके। तो ये एक हताशा का ही परिणाम है, लेकिन इस हताशा की वजह कौन है? वजह है राव इंद्रजीत जी के वे काम, जो खुद ज़बान करके भी हॉस्पिटल नहीं बनवाते, खुद ज़बान करके आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और फिर भी परवाह नहीं करते, जो अपने अहंकार को आगे रख रहे हैं। और फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने। चलिए दोस्तों, अब ये तो अपनी-अपनी सोच है, क्या कह सकते हैं। अब राव वीरेंद्र जी की, एक तो वीरेंद्र जी की तुलना करें, फिर राव इंद्रजीत जी कहाँ से पहुँच गए और कहाँ पहुँच गए कि आज उन्हें इनाम माँगना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा, लेकिन ये मेरा अपना विश्लेषण है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो सही है वो तो आप ही बता सकते हैं। और आज राव इंद्रजीत जी के कहाँ से चल के कहाँ तक पहुँचने के लिए कौन ज़िम्मेदार है, वो भी आप, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताएँगे अगर वो आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, अपने सभी ग्रुपों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को हाइप ज़रूर करें। और चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।